नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 16 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ इस टॉपिक को समझने से पहले या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। अब एरिया क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक सरफेस है इस तरह से और उस सरफेस का एक डेफिनेट शेप है और ये स्क्वायर शेप की है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सरफेस या फिर एक ऐसा कर्व या क्लोज कर्व जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये जो सरफेस है जो इसने घेर रखा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसका एरिया बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एरिया कितना होगा, हम सब जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था, दिस एरिया विल बी इक्वल टू इसके साइड का स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए है तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं अज्यूम करूं कि लेट मी कंसीडर कि दिस एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, देन एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आया, इस कर्व के द्वारा कवर एरिया निकल के आया। नाउ अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो यहां पर एरिया निकल के आ रखा है ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, आप सबका एक ही जवाब होगा कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या खासियत होती है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती है। और हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि एरिया के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हमने ये कभी नहीं बोला कि इस स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो इस एंगल पर है या फिर इस डायरेक्शन में है। हम इसमें कभी भी डायरेक्शन को इंक्लूड आज तक हमने नहीं किया। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पर अगर हम ये अज्यूम करें कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी तो फिर क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो एक कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहां पर हमें एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना पड़ता है। और जब हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं तो एक नई क्वांटिटी निकल के आती है एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज एरिया वेक्टर। तो फिर डालो क्या, एरिया वेक्टर, और उसको क्या करते हैं आप, डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर। नाउ अब कैसे डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर। अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल सा एरिया है इस तरह से। ओके, मान लिया वो एरिया ये है। अगर आप सबके पास कॉपी होगी, एक पेज होगा, उस पेज में इस तरह से ये क्या है, एक एरिया है। समझ पा रहे हो आप। और इस एरिया का या इस सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेट अस से इस सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, ए है। इसका एरिया कितना है, ए है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं और उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्मल टू दिस सरफेस, यानी इसके नॉर्मल, ये सरफेस है ऐसे, इसके नॉर्मल ऐसे या फिर ऐसे, दोनों हो सकते हैं। देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैं कौन सा वाला ले रहा हूं, ये वाला ले रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने यहां पर इस तरह से एक ऐसे वेक्टर डिफाइन किया एंड दिस वेक्टर इज नोन एज एरिया वेक्टर। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। इस वेक्टर ए को मैं एरिया वेक्टर तभी बोलूंगा कि जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि ये मेरे पास क्या है, इस तरह से यहां पर ये स्क्वायर है और स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तभी आपको इस तरह का दिख रहा है, पैरेललोग्राम तरह का, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है। ओके, ये स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है, एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, दिस वेक्टर इज ए। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 4। वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। आई बात समझ में। यानी एक ऐसा वेक्टर जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उस सरफेस की एरिया के बराबर होता है, देन दिस वेक्टर इज नोन एज एरिया वेक्टर। तो हिंट डालें एरिया वेक्टर, तो उसमें लिख के चलेंगे नॉर्मल ए वेक्टर नॉर्मल टू द एनी सरफेस and its magnitude
मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, then this vector is called area vector, तब इस वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, एरिया वेक्टर बोल देते हैं। और उसके नीचे ये वाला डायग्राम बना दोगे। देखो ये एरिया वेक्टर ऐसे भी डिफाइन हो सकता है और इसको उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो आप। कैसे? इस तरह से हमने ये एरिया बनाया, इसका सरफेस एरिया कितना है, ए है, और यहाँ मैंने इस तरह से ये अभी मैंने कैसे खींच दिया, नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस इज एरिया वेक्टर ए। इसे मैं क्या बोलूँगा, एरिया वेक्टर ए बोलूँगा। ये लिखो, क्या हुई, सेम बात हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक सरफेस है, इस सरफेस में एरिया वेक्टर ऐसे भी डिफाइन हो सकता है और ऐसे भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। क्लियर बात? सॉरी। नाउ अब इस एरिया वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कि दिस एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप क्या होगा, एन कैप विल बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और यहाँ पर एन कैप क्या आ जाएगा, दिस एन कैप विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो यहाँ से मैं सॉरी एन कैप इक्वल टू लिख सकता हूँ, दिस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर बात? तो ये क्या हो गया, हमारी डेफिनेशन ऑफ सॉरी एरिया वेक्टर। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अभी मैंने आपसे ये बोला सॉरी मैंने ये बोला कि मैं एरिया वेक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ और ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है एरिया वेक्टर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। बस कंडीशन क्या है, उसने इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे पास सरफेस कैसी होती हैं, क्लोज सरफेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं या फिर स्फेरिकल सेल की बात करूं, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, ऐसे पॉइंट बना के लिखना, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस क्या होती हैं, ऐसी सरफेस जो क्लोज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल सेल, इस तरह से एक स्फेयर है जो अंदर से खोखला है, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सेल बोलेंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका मान लिया सरफेस एरिया कितना है, ए है। इसके बाहर का तो पूरा सरफेस एरिया कितना है, ए है। अब अगर मैं इसके लिए इसकी सरफेस पर एरिया वेक्टर डिफाइन करना चाहूं तो कहां को डिफाइन करूंगा? देखो नॉर्मल दोनों हो सकते हैं, बाहर को भी हो सकता है और अंदर को भी हो सकता है, लेकिन जब भी हमारे पास क्लोज सरफेस होगा तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर वी हैव ए क्लोज सरफेस देन वी डिफाइन एरिया वेक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इस केस में अगर ओपन सरफेस है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम, ऐसे बाहर की ओर डिफाइन करेंगे, जो कि उसके अंदर से कहां की ओर निकल रहा होगा, बाहर की ओर निकल रहा होगा। अब यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या होगा, इसका सेंटर हो गया। अब इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लूंगा। मैंने एक वर्ड बोला एरिया एलिमेंट, अभी समझाऊंगा क्या होता है। ये मैंने एक एरिया एलिमेंट ले लिया। अब एरिया एलिमेंट पता है आपको क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक छोटी सी फुटबॉल है बच्चों वाली, कैसी शेप की है, वैसे तो पिच रखी है लेकिन अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप की है, तो और अंदर से कैसी है, खोखली है। तो ये सरफेस एक किसका एग्जाम्पल है, क्लोज सरफेस का एग्जाम्पल है। अब इस पूरी क्लोज सरफेस को मैं क्या कर सकता हूं, छोटे 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 एरिया में डिवाइड कर सकता हूं। देखो एक एरिया ये है, 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 एक और जब ये सारे छोटे छोटे एरिया मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये फुटबॉल बनाते हैं, या बोल सकते हैं एक स्फीयर का सरफेस एरिया बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब इन छोटे छोटे एरिया में से किसी अगर मैं एक एरिया को लेता हूं तब उसे क्या बोल देता हूं, एरिया एलिमेंट बोल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक काला वाला एरिया है, तो ये क्या है, एक एरिया एलिमेंट है। उस तरीके से एक ये वाला एरिया है, तो ये क्या है, एक एरिया एलिमेंट है। क्लियर बात?
तो उसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डिफाइन किया। लेट अस से ये एरिया एलिमेंट की जो वैल्यू है, इसका जो एरिया है वो कितना है, डेल्टा ए है। इस एरिया एलिमेंट का एरिया कितना है, डेल्टा ए है। अगर मैं ये पूछूं कि इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो आंसर है इसके परपेंडिकुलर। और हम सब जानते हैं अगर मैं किसी सरफेस, किसी स्फीयर के सरफेस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूं तो किस डायरेक्शन में होगा, वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, या बोल सकते हैं अलोंग द रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। तो अगर ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो यहां पर एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, ऐसे, एंड दिस एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू डेल्टा ए वेक्टर, जहां डेल्टा ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, यानी इस सरफेस का एरिया है, सरफेस एलिमेंट का एरिया है, और ये जो मेरे पास डेल्टा ए वेक्टर लगा दिया तो इस सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर आ गया। क्लियर बात। जब मैं खाली एरिया बोलूंगा तो वो इसके एरिया की बात कर रहा है, अगर मैं एरिया वेक्टर बोलूंगा तो उस वेक्टर की बात कर रहा है जो इस एरिया कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये बात अपने भेजे में घुसा लो, घुस गई बात, ओके। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ किसका, क्लोज सरफेस का। ऐसे ही एक और एग्जांपल लो, मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, और सिलेंड्रिकल सरफेस भी कैसी होती है, एक क्लोज सरफेस होती है। और सिलेंड्रिकल सरफेस में एक खासियत है कि इसमें तीन अलग अलग टाइप की सरफेस है। एक सरफेस कौन सी वाली है, ये वाली, दिस इज सरफेस 1, दिस वन इज सरफेस 2 एंड दिस वन इज सरफेस 3। और तीनों सरफेस में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एरिया वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एरिया वेक्टर कहाँ डिफाइन हो जाएगा, इस सरफेस में, एक कहाँ हो जाएगा, इस सरफेस में, एक कहाँ हो जाएगा, इस सरफेस में। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल समझाऊं तो ये गिलास है, तो इस गिलास में एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक सरफेस ये है। तो क्या करूंगा, जैसे मैंने इस फुटबॉल वाले में, यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस में एरिया एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन किया, या एक सरफेस एलिमेंट डिफाइन किया, तो उसी तरह क्या कर दूंगा, मैं एक छोटा सरफेस एलिमेंट यहाँ डिफाइन कर दूंगा। तो दिस इज ए स्मॉल सरफेस एलिमेंट, लेट अस से इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए है, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए है। और अगर मैं यहाँ इसको वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँगा इस एरिया के करस्पॉन्डिंग, तो कैसे आएगा, ये इसके परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा ए वेक्टर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ भी क्या होगा, इस तरह से मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक एरिया एलिमेंट ड्रॉ कर दिया, किस सरफेस में, ऊपर वाली सरफेस में। अब बताओ फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली बात है ऐसे ऊपर की ओर, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कैसे होगा, ऐसे। तो यहाँ डेल्टा ए वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसका एरिया कितना है, डेल्टा ए है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूँगा तो एरिया छोटा सा मेरे पास सरफेस एलिमेंट ये हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर डिफाइन करूँगा तो कैसे आएगा, ऐसे डाउन डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा ए वेक्टर होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के केस में क्या करेंगे, एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे, और वो एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउटवर्ड होगा, और जो एरिया एलिमेंट हमने ले रखा है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये बात आप ध्यान में रखना, ओके ना। अब एक और सरफेस, बड़ी इजी सरफेस होती है हमारे पास, कौन सी वाली, एक क्यूबिकल शेप की, ओके। इस तरह से एक माचिस का डब्बा मान लिया, वैसे माचिस का डब्बा कैसा होता है, घना होता है, क्यूबॉइड होता है, लेकिन मान लो किसी कंपनी ने ऐसा माचिस का डब्बा बनाया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एरिया वेक्टर डिफाइन करना है। तो हर सरफेस के लिए क्या होगा, अलग अलग एरिया वेक्टर डिफाइन होगा। देखो अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ, किस वाले की, इस वाले सरफेस की बात करूँ, तो एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, ऐसे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, ऐसे, हमेशा आउटवर्ड होगा, ध्यान देना, ये भी कैसे सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। और यहाँ कैसे होगा, ऊपर वाली में ऐसे ऊपर की ओर, नीचे वाली में ऐसे नीचे की ओर। देखो अब आगे वाली में ऐसे आगे की ओर, और पीछे वाली में ऐसे पीछे की ओर। अब वो तो मैं पेन से लिख नहीं सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं हम कि कैसे पीछे वाली में ऐसे डिफाइन हो गया, और जो सामने वाली है उसमें ऐसे डिफाइन हो गया एरिया वेक्टर। क्लियर बात। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। आई होप अब आपको एरिया वेक्टर क्या होता है उसकी एक अच्छी खासी फीलिंग आपके अंदर आ चुकी होगी। अब एरिया वेक्टर क्या हो गया ये समझ में आ गया, तो अब बढ़ते थोड़ा बहुत कहाँ की ओर, फ्लक्स की ओर। लेकिन अभी भी हम सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अटैक नहीं करेंगे, उससे पहले हम एक ऐसे फ्लक्स के बारे में बात करेंगे जिसको आप विजुलाइज कर सकते हो, और वो होगा क्या, फ्लक्स ऑफ वाटर। तो हिंट डालो क्या, फ्लक्स ऑफ वाटर। अगर ये समझ में आ गया कि फ्लक्स ऑफ वाटर से क्या मतलब हुआ, तो फिर
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ और फिर आप या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, और हिंट डालो क्या, फ्लक्स ऑफ वाटर। फ्लक्स ऑफ वाटर क्या होता है फ्लक्स ऑफ वाटर, तो पहले तो हिंट डालेंगे क्या, फ्लक्स ऑफ वाटर। अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, एक वाटर स्ट्रीम है और मैं एक वाटर को आइडियल लिक्विड मानकर चल रहा हूं, और आइडियल लिक्विड कैसे ट्रेवल करता है, इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, और इसके फ्लो को मैं ऐसे दिखा सकता हूं। तो मान लिया मेरे पास एक लिक्विड है जो इस तरह से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और जो फ्लो हो कैसा फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, यानी लिक्विड का हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। लेट अस से वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू v, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब मैं इस लिक्विड की डायरेक्शन में या इसके फ्लो की डायरेक्शन में एक सरफेस रख रहा हूं, और सरफेस कैसी है पता है, ऐसी सरफेस है। ठीक है, दिस इज सरफेस आई एम गोइंग टू प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, बट हियर आई एम एग्जीक्यूटिंग ए कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज कि दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यानी अगर लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां पर ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, किसी एंगल पर नहीं है, ऐसे एंगल पर नहीं है, कैसे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये मेरे पास क्या है, सरफेस है, और लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है यूं करके। क्लियर है बात, तो मैं यहां पर इसको ऐसे रख दे रहा हूं, तो दिखाने के लिए मैं दूसरी पेन का यूज कर रहा हूं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहां पर एक ये सरफेस रख दिया। ओके, ये बात समझ में आई आपको, इस तरह से सरफेस रखा। लेट अस से इसका सरफेस एरिया कितना बोल दिया मैंने, ए बोल दिया। इसका ये सरफेस एरिया ये कितना, यानी इस कर्व ने कितना एरिया कवर कर रखा है, ए एरिया कवर कर रखा है। ये बात समझ में आ रही है, दिस एरिया इज इक्वल टू ए। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम, ऐसे, यानी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये प्लेन है इसका, ये प्लेन है इस तरह से, तो वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे, यानी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। तो दिस इज अवर एरिया वेक्टर। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं कौन सा वाला चूज कर रहा हूं, ये वाला जो ऐसे जा रहा है। ठीक, तो दिस इज अवर एरिया वेक्टर ए, तो दिस इज एरिया वेक्टर ए एंड दिस इज अवर एरिया। अब ध्यान देना, अब यहां पर नाम का बहुत बड़ा यूज होगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, एरिया बोला है या फिर एरिया वेक्टर बोला है। तो पहली चीज तो यहां पर क्या है, जो एरिया है, एरिया है दिस इज परपेंडिकुलर टू द v, यानी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वही किसकी वेलोसिटी, वही किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जो एरिया है वो v के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं बात करूं किसकी, एरिया वेक्टर की बात करूं, दिस इज, देखो कैसे है, पैरेलल है, तो दिस इज पैरेलल टू v। तो यही वर्डिंग आपको बाद में कंफ्यूज करेगी कि एरिया लिखा है या फिर एरिया वेक्टर लिखा है। अगर एरिया वेक्टर लिखा है इन दिस केस, तो अवर एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ v, बट अवर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द v, या डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोल सकते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, और क्वांटिटी ये है, मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोलो या फिर वाटर हमने ले रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग सरफेस एरिया, जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में इस एरिया को कितना लिक्विड या कितना वाटर क्रॉस करेगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बशर्ते कंडीशन क्या है कि इसका एरिया ए है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो निकालो फटाफट, कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल, अगर अज्यूम करूं मैं, ये मेरे पास ये सरफेस अज्यूम कर रहा हूं यहां पर इस तरह से, और टाइम नोट करना स्टार्ट करूंगा, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर इस तरह से एक लिक्विड यहां पहुंचा, और जैसे ही यहां पहुंचा मैंने टाइम को स्टार्ट किया, यानी यहां पर टाइम t इक्वल टू कितना है, 0 है। अब क्या हुआ, लिक्विड आई को मूव करना स्टार्ट हुआ, और कब तक मैं टाइम रिकॉर्ड करूंगा, 1 सेकंड तक। तो बताओ अगर कोई लिक्विड v वेलोसिटी से चल रहा है तो वो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताओ। अगर कोई लिक्विड v वेलोसिटी से चल रहा है तो वो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
सिंस वी नो हमारे पास क्या होता है s इक्वल टू वी टी, पढ़ा हमने। इफ t इक्वल टू 1 सेकेंड तो s इक्वल टू v के बराबर होगा, यानी इस लिक्विड के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। मान लिया यहाँ पर का लिक्विड कहाँ पहुँचा, इधर पहुँचा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, v होगी। ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर। देखो हर लिक्विड की हर स्ट्रीम क्या करेगी, सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम ट्रेवल करेंगी, बिकॉज कैसा फ्लो है, स्ट्रीम एंड फ्लो है, और हर जो स्ट्रीम है वो सेम वेलोसिटी से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। बोलते हैं जो हर लेयर है वो सेम वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, ठीक। तो सिमिलरली ये कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक इसके नीचे, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक इसके नीचे। अब ये जो मेरे पास वॉल्यूम है वो इतना क्या हो गया, इसको क्रॉस कर गया। तो ये जो यहाँ पर वॉल्यूम बना ना, ये कौन सा वॉल्यूम पता आपको, जो 1 सेकेंड में इस एरिया को जिस वॉल्यूम ने क्रॉस किया, यानी इतना वॉल्यूम क्या हो गया, 1 सेकेंड में क्रॉस हो गया। अगर ये एरिया कितना है यहाँ से यहाँ तक, दिस एरिया इक्वल टू ए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, v के बराबर है, तो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट इंटू क्या होता है, बेस। तो बेस ये हो गया, तो बेस कितना है a, हाइट कितनी है v, तो दिस इज इक्वल टू a इंटू वी। तो दिस इज इक्वल टू a इंटू वी बोलो या फिर v इंटू ए बोलो। तो इतना वॉल्यूम क्या कर गया, इसको क्रॉस कर गया। और जो मैंने यहाँ पर निकाला ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉस सरफेस एरिया इन, क्रॉसिंग लिखना है यहाँ पर, क्रॉसिंग सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू वी ए, दिस इज नोन एज फ्लक्स ऑफ वाटर। तो ये जो मेरे पास क्वांटिटी निकल के आई, यही क्या है हमारी फ्लक्स ऑफ वाटर है। और ये फ्लक्स ऑफ वाटर इस सरफेस को पार कर रहा है, कब, जब ये इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है, जब इसको कैसे रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो फ्लक्स ऑफ वाटर डिफाइन एज वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम, एंड कंडीशन इज दैट कि दिस सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, ये पहला केस हो गया। अब इसमें दूसरा केस देखते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी इस केस में मेरी जो सरफेस है उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। सरफेस के एरिया में चेंज नहीं कर रहा, उसके मैं ओरिएंटेशन में चेंज कर रहा हूँ। ये कहने का मतलब हुआ, अगेन मेरे पास इस तरह से फ्लो है लिक्विड का, जो कि v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यूं करके। ओके, दिस वेलोसिटी इज v इन दिस डायरेक्शन। पहले मैंने कैसे रखा था, इसको ऐसे रखा था, अब मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। कैसे, ऐसे, यानी इन दिस केस दिस एरिया इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ध्यान देना बात को, इस केस में जो एरिया है वो कैसे है, ऐसे है भाई, ये एरिया है, ऐसे रखा हुआ है। एरिया इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर डिफाइन करूंगा तो कैसे आएगा एरिया वेक्टर, ऐसे आ जाएगा, यानी नॉर्मल टू द प्लेन। तो एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, ऐसे डिफाइन होगा। इफ दिस एरिया इज ए देन दिस एरिया वेक्टर विल बी ए वेक्टर। तो यहां पर अगेन दो चीज निकल के आएंगी, जो एरिया है वो कैसे है, पैरेलल टू द v है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं एरिया वेक्टर की बात करता हूं, साफ साफ दिख रहा है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द v आ जाएगा। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द v बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब मुझे ये बताओ फिर, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम, बताओ कितना होगा, कितना वॉल्यूम क्रॉस करेगा इसको, पानी का 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम इस सरफेस को क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा भी या नहीं करेगा। भाई ऐसे रखा हुआ है ये, अगर ऐसे रखा होता तब कुछ क्रॉस करता, रखा कैसे है, ऐसे, तो कितना पानी इससे जाएगा, 0 पानी जाएगा, इससे पानी जाएगा नहीं, पानी जाएगा तो वॉल्यूम भी नहीं जाएगा पानी का, तो ऑब्वियसली बात है। तो कितना, तो फ्लक्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा इस केस में, फ्लक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0। फ्लक्स ऑफ वाटर बोलो या फिर ये बोलो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम बोलो, एक ही बात हुई। तो फ्लक्स ऑफ वाटर कितना आ गया, 0 आ गया। क्यों, पानी तो गुजरेगा नहीं ना, ऐसा लगा है भाई। ओके, ये बात समझ में आई। नाउ अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ट्विस्ट आना जरूरी है। ट्विस्ट कहाँ पर आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस सरफेस को ना तो 90 डिग्री पर रख रहा हूँ और ना मैं 0 डिग्री पर रख रहा हूँ, ना तो पैरेलल रख रहा हूँ, ना परपेंडिकुलर रख रहा हूँ, मैं इसे किसी एक एंगल पर रख रहा हूँ। तब क्या होगा जरा समझो। और ये समझने के लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी या फिर हो जाएगा ठीक। तो इसी में केस थर्ड लेंगे इसे और छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे। ये मेरे पास क्या है,
इस तरह से, अगेन ये वाटर का फ्लो है जो कि इस तरह से है, ठीक। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अभी मैंने ऐसे यहाँ पर सरफेस को रख दिया, कैसे, ऐसे किसी एंगल पर, ये बात समझ में आ रही है ना। अब इसको दिखाऊंगा कैसे, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा दूंगा, लाइक दिस, ओके। फील आ रहा है, थोड़ा बहुत सही हो रहा है। तो इस समय मैंने क्या कर दिया, इस एरिया को ऐसे, इस सरफेस को ऐसे रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर अभी एरिया वेक्टर डिफाइन करना चाहूँगा तो कैसे डिफाइन करूँगा, कैसे आ जाएगा एरिया वेक्टर, ऐसे, इन दिस वे, यानी इसके नॉर्मल, यानी कैसे आएगा, ऐसे इधर की ओर आएगा यूँ करके, यानी इसके नॉर्मल ऐसे। तो दिस इज माई एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ए। अब देखो अगर मैंने इसको थीटा एंगल पर रखा हुआ है, किसको, इस सरफेस को, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो किसके साथ, इस लिक्विड की फ्लो की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, आंसर आज ही बनाएगा। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वाटर का कितना फ्लक्स इस सरफेस से पार करेगा, ओके। तो देखो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा समझो मैं क्या कर रहा हूँ। ये चीज़ निकालने के लिए ये जो एरिया वेक्टर एक एंगल पर है ना, इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ इन टू डायरेक्शन। कैसे, देखो एक काम कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ मैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक वेक्टर आएगा इस तरह से। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो दिस वेक्टर विल बी ए कॉस थीटा, यानी इसका एक कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर, जो कि ऐसे आएगा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी ए साइन थीटा, दिस कंपोनेंट विल बी ए साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जरा समझो। मेरे पास एक एरिया वेक्टर था इस डायरेक्शन में, मैंने उसको क्या किया, बाई वेक्टर रिजोल्यूशन दो वेक्टर में रिजोल्व कर दिया, या मुझे दो वेक्टर में रिजोल्व कर दिया। वन इज ए कॉस थीटा जो इस डायरेक्शन में है, अनदर वन इज ए साइन थीटा जो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो ये सरफेस थी, इस सरफेस को मैंने दो सरफेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, ए कॉस थीटा है, और दूसरी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, ए साइन थीटा है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये सब चीज मैथमेटिकली हो रही है, ठीक है। फिजिकली ऐसा नहीं हो रहा है, फिजिकली नहीं टूट रहा है वो। मैथमेटिकली क्या हो रहा है, पहले मेरे पास एक एरिया वेक्टर ऐसे था, मैंने इस एरिया वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि जो मेरे पास पहले एक सिंपल सरफेस था इस तरह से, इस सरफेस को मैंने दो सरफेस में डिवाइड कर दिया। एक सरफेस तो वह है जिसका एरिया वेक्टर ए कॉस थीटा है, ऑब्वियस सी बात है, जो ऐसे होगा क्योंकि इसके नॉर्मल होना ना इसने, जो ऐसे होगा। और दूसरा सरफेस कौन सा है, जो जिसका एरिया वेक्टर क्या है, ए साइन थीटा है, और वो कैसे होगा सरफेस, ऐसे होगा। तो यहाँ पर दो सरफेस हमारे पास निकल के आई, एक सरफेस तो कैसे है, ऐसे है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा है, यानी ये कितना है, ए कॉस थीटा। दूसरा सरफेस कैसा है मेरे पास, ऐसा है, और जिसका एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा है, ओके। ऑब्वियसली वाला डायरेक्शन आएगी, तो जो ए साइन थीटा क्या हुआ, इसका एरिया हुआ, और ए कॉस थीटा क्या हुआ, इसका एरिया हुआ। अब हम ये निकालेंगे कि भाई इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, फिर इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ओके। अब बताओ फिर इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स थ्रू दिस, जल्दी आंसर दो, दिस विल बी इक्वल टू 0, सिंपल सा आंसर है, बिकॉज दिस कंडीशन। बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, जल्दी बताओ कितना पास करेगा। देखो इसका एरिया ए है और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रखा हुआ है, और आंसर कितना होता है, v इंटू ए होता है। तो इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, v, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी v है, लेकिन ए की जो कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ए की जो कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो इससे कितना फ्लक्स पास करा, v ए कॉस थीटा फ्लक्स क्या करेगा, पास करेगा। या बोल सकते हैं ये अमाउंट क्या है, दिस इज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग सरफेस एरिया, this surface area which is placed at theta angle with v in per unit time, क्लियर बात। तो this is flux of liquid। अब देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में पहुंचेंगे हम।
फ्लक्स ऑफ लिक्विड के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, या फ्लक्स ऑफ वाटर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फ्लक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वेक्टर वेक्टर क्या हो जाएगा ये v डॉट ए, देखो इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से वी ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। तो फ्लक्स ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, फ्लक्स ऑफ वाटर के बराबर होता है। अब यहां से हम एक स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं कि वाई वी आर चूजिंग एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी, कि भाई एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमें नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि हमें एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ा। तो आंसर है इस पूरे डिस्कशन में। आपने देखा होगा जब मेरा सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ क्या है, फ्लो है, देन द फ्लक्स इज वी ए। when my area is in this way, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देन फ्लक्स इज 0, and when my area is at some angle with the direction of flow, the flux is Va cos theta. It means the flux passing through this surface is not only depend upon what is the area of this surface, it also depend upon the orientation of surface with respect to the velocity of flow, or we can say with respect to the direction of flow. That's why we had to include direction area, और ये इंक्लूड करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमको लाना पड़ा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एरिया वेक्टर। तो अब आपसे कोई पूछे कि एरिया इज ए स्केलर और वेक्टर, तो आप क्या आंसर दोगे, एरिया इज ए वेक्टर। और जरूरत क्यों पड़ती है भाई, इसलिए पड़ती है, और उसको हम बोलते क्या हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्लियर बात। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्स ऑफ वाटर। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई ना, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना आपके लिए बहुत आसान है, जैसे मैंने बोला भी था बाएं हाथ का खेल होने वाला है। तो फटाफट से डालो क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हेडिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको मिटाऊं मैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दिखाते हैं किससे, फाई ई से, ठीक है। फाई क्या होता है, सिंबल होता है, और जो ई यहाँ बेस में लिखा हुआ है, ई किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक को, बिकॉज आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की चीज आती है, तो वहां हम क्या दिखाएंगे, बी लिखेंगे, ओके। तो फाई ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। अब कैसे डिफाइन करते हैं, जरा समझेंगे हम। अभी तक मेरे पास क्या था, इस तरह से लिक्विड था, और किसी भी एक आइडियल लिक्विड को मैं कैसे दिखाता हूँ, स्ट्रीम लाइन से दिखाता हूँ, या बोलते हैं अलग अलग लेयर से दिखाता हूँ। लेकिन जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहां पर लिक्विड तो फ्लो कर नहीं रहा होगा, तो क्या फ्लो कर रहा होगा, लिक्विड जैसी ही कोई दूसरी चीज। और हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो लाइक ए फ्लूइड ऑफ विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको भी हम एक फ्लूइड की तरह अज्यूम कर सकते हैं, और वो किस तरह का फ्लूइड होता है ये दिखाने के लिए हमने क्या डिफाइन किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। तो जहां अभी तक हमारे पास लिक्विड चल रहा था या फिर लिक्विड मूव कर रहा था, अब हमारे पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो और मान लिया एक आइडियल केस लेकर चल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर स्पेस्ड इक्वली फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, नॉर्मली मैं एक इस तरह से प्लेन रख देता हूं या सरफेस रख देता हूं यूं करके। अब देखना, ऐसे मैंने क्या किया, यहां पर एक सरफेस रख दिया। अब इस सरफेस को जितनी नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर रही होती हैं उसी को मैं क्या बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब मैं किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखता हूं, तब उसे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होती हैं, अरे दिख नहीं रहा है, तब उसे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होती हैं उसी को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता हूं। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन
या फिर ऐसे लिखो, इफ वी प्लेस ए सरफेस normal to the electric field lines, then number of electric field line crossing surface area, yes, number of electric field line crossing surface is called electric flux, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ऐसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। अब जरा गौर से समझेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेट अस से इसकी इंटेंसिटी कितनी है, E है, ठीक है, और यहाँ मैंने एक सरफेस रख दिया, लेट अस से इसका सरफेस एरिया कितना बोल दिया मैंने, A बोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी बढ़ जाएंगी, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो नया फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, लेकिन जो मेरे पास सरफेस एरिया है वो सेम ही है, सरफेस एरिया मेरे पास सेम ही है, यानी इसका एरिया कितना है, A है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दी मैंने, यानी E की वैल्यू बढ़ा दी, तो क्या होगा, जो फील्ड लाइन है वो दूसरे में क्या आ जाएंगी, क्लोज आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ गई, ये क्लोज आ गई, हाँ जी आ गई। यहां पर सेम एरिया था, यहां भी सेम एरिया है, लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एरिया वो कितनी है, 2 है भाई। यहां कितनी है, देखो 1 2 3 4 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस केस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई, पहली चीज है, ठीक है। तो सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो इसको, ओके, ऐसे ही, या तो 1 बोल दो या फिर ऐसे दिमाग में रखो, क्लियर बात, ओके। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अपने सरफेस एरिया को कम कर दे रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला ले रहा हूं, ठीक है। तो सरफेस एरिया मैंने कैसे कर दिया, छोटा सा कर दिया यूं करके, यानी ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी, घटा दी, लेकिन जो फील्ड है वो यही वाला है, अगेन कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, ये फील्ड है, ओके। सरफेस एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। अब बताओ इस सरफेस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स बड़ा या फिर घटा, कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, सिर्फ 2 फील्ड लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। इसका मतलब सरफेस एरिया घटाने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो गया है, घट गया है। अगर मैं बढ़ा दूं, यानी यहां से अगर यहां जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एरिया भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगेन यहां से दूसरी चीज क्या निकल के आई मेरे पास कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ए। जो सरफेस एरिया होता है ए होता है, और तीनों केस में जो एरिया ए रखा हुआ नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये ध्यान रखना, ओके। और वो यहां पर किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए के प्रोपोर्शनल होता है। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू ई ए। अगर मैं ये साइन हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी, एक कांस्टेंट आएगा, एंड इन दिस कांस्टेंट, इन दिस केस दिस कांस्टेंट इज ई। तो यहां से मैं फाई ई इज इक्वल टू, सॉरी ई नहीं 1, कितना होता है 1, तो फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए निकल के आया। अब एक बार थोड़ा सा 10 मिनट पीछे जाओ, मैंने फ्लक्स ऑफ वाटर क्या डिफाइन किया था, वी ए डिफाइन किया था इस टाइप के केस के लिए, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, ओके, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। उस समय क्या निकल के था, फ्लक्स वी ए निकल के आया था। यहां क्या निकल के आया, ई ए निकल के आया। व्हाट इट मीन, जस्ट हमने क्या चेंज किया, यहां जो v था वो किससे रिप्लेस हो गया, e से रिप्लेस हो गया, ओके। तो इतना सा क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। जब हम कहां आए, फ्लक्स ऑफ वाटर से फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आए, क्लियर बात। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस विच इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो इट इज सम क्वेश्चन नंबर
इसे क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। नाउ अब अगर मेरा जो सरफेस है वो कैसे रखा हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखा हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। तो केस सेकंड आ जाएगा इसमें कि अवर एक चीज यहां पर लिख के चलेंगे हम, ये किसके एनालॉगस आया मेरे पास, फ्लक्स ऑफ वाटर वी ए, यानी ई किससे रिप्लेस होगा, वी से, और ए तो ए ही है। ओके, नाउ केस सेकंड में अगेन मेरे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और जो सरफेस रखी है ऐसे रखी है, ठीक है, यूं करके जैसे हमने वहां रखा था। सरफेस को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से रख दिया। बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा इससे, ठीक उसके एनालॉजी बोलो, कितना फ्लक्स पास करेगा, जीरो फ्लक्स। आप इसको देख के बोल सकते हो क्योंकि इससे कोई फील्ड लाइन पास करेगी नहीं, तो फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर बात। अब आओ किसमें, कि जब किस पर रखा हो, किसी एक एंगल पर रखा हो। केस थर्ड कौन सा हो जाएगा, व्हेन आवर सरफेस इज प्लेस्ड एट सम एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एक एंगल पर रखा हो तब क्या कहानी होगी, तो ऐसे रखा हुआ है यूं करके, तो इसको दिखाने के लिए ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे कुछ है। तो दिस इज माई एरिया ए एंड विच इज प्लेस्ड एट सम एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो पहले क्या डिफाइन करूंगा यहाँ पर, एरिया वेक्टर, जो कैसे डिफाइन होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से। दिस इज माई एरिया वेक्टर ए, और ये एंगल कितना होगा, थीटा, यानी जिस एंगल पर सरफेस रखा होगा तो उसी एंगल पर ये ए किससे होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई से। तो क्या करूंगा, इसको दो कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर दूंगा। एक क्या आ जाएगा मेरे पास, इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ए कॉस थीटा। एक कैसे आ जाएगा, नॉर्मल टू द दिस ए कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा ये। ओके, ये बात समझ में आई आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया वेक्टर दो छोटे छोटे एरिया वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, वन इज ए कॉस थीटा, अदर वन इज ए साइन थीटा। और इससे क्या मतलब हुआ कि मैथमेटिकली हमने इस सरफेस को दो सरफेस में डिवाइड कर दिया, जिनमें से एक सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, ए कॉस थीटा, और दूसरे का एरिया वेक्टर क्या है, ए साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास दो सरफेस निकल के आए, एक सरफेस ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा है, और दूसरा सरफेस कैसा है, ऐसा है, जिसका एरिया वेक्टर ऐसे है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा है। अब सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पर इससे तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, जीरो, क्योंकि वाला केस है। इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस विल बी इक्वल टू, देखो ई ए फ्लक्स पास करता है जब ऐसे नॉर्मल रखा होता है, तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्मल तो है, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा है, और ई तो सेम ही है क्योंकि यूनिफॉर्म मान के चले यहाँ, ई और ये कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अगेन ये किसका एनालॉगस आ गया, फ्लक्स ऑफ वाटर व्हेन a surface is placed at some angle is equal to क्या था, वी ए cos थीटा था ही नहीं था, आंसर ये था। तो दिस इज अवर फाई ई व्हेन वी प्लेस्ड अवर सरफेस एट सम एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर कितना आता है, ई ए कॉस थीटा। अब ये दोनों केस इससे डिफाइन कर सकते हो, तो दिस इज मोस्ट जनरल केस। देखो थीटा इक्वल टू जीरो पुट करो तो कौन सा वाला केस आ जाएगा, ये वाला, सॉरी थीटा इक्वल टू जीरो पुट करो, देखो या ध्यान रखना यहाँ पर, थीटा इक्वल टू जीरो को तो बताओ क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो को तो ये वाला केस आएगा, कौन सा वाला, ये वाला, कहाँ गया, हाँ ये वाला, यानी व्हेन एरिया वेक्टर इज इन दिस वे, बिकॉज दिस इज थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है, जीरो, जीरो पुट करें तो आंसर कितना आ जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे, एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस किसको 90 पुट करो तो कितना आ जाएगा, cos 90 जीरो, फाई कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो दिस इज ए मोस्ट जनरल केस फॉर अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। और ये आपको याद होना चाहिए, कभी मत भूलना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहाँ ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर आप
फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और पानी वाले केस में क्या आया था, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, फाई ई इक्वल टू ई ए। अगर आप इसको और अच्छी तरह से डिफाइन करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो यहां से वो डेफिनेशन निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसकी और डेफिनेशन भी होती है जो कि आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर सकती है। देखो और डेफिनेशन क्या हो सकती है, यहीं से लेते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास फाई ई इक्वल टू कितना है, ई डॉट ए है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से मेरे पास इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, फाई ई इक्वल टू ई, तो ऐसे रहने दो, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ई कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा। अब ये जो ए कॉस थीटा है ना, ये क्या है जरा समझेंगे। ये मेरे पास किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है मेरा, ओके। और एरिया वेक्टर कैसे है भाई, ऐसे है। तो दिस इज माय एरिया वेक्टर ए, जो कि ऐसे है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लूँ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इसे मैं क्या बोलूँगा, दिस वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसे मैं क्या बोलूँगा, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ को, ए साइन थीटा, जिसकी जरूरत हमें है नहीं, हमें जरूरत किसकी है, ए कॉस थीटा की। तो जो ए कॉस थीटा है ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ ई। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ई और इसका जो प्रोडक्ट होता है किसका होता है, फाई के बराबर होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस थिंग, यानी क्या आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरी चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है आप उसको यहाँ रख दोगे, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो कभी कभी हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी डिफाइन हो सकता है। देखो कैसे, एक काम करो, इस फॉर्मूले को दोबारा लो, किस वाले को, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाले को। तो फाई ई इक्वल टू क्या है मेरे पास, देखो ई ए कॉस थीटा है। और यहीं से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना आप, इसी तरह की यहीं पर आपकी वो नब्ज को पकड़ता है कि आपने कहाँ पर सिर्फ रटा है और कहाँ पर आपने समझा है, यही डिफरेंस है। तो ये क्या कर रहे हो आप, समझने वाला केस कर रहे हो। और मैं अभी यही बताऊंगा कैसे एमसीक्यू यहाँ पूछा जा सकता है। देखो तो ये क्या है, फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फाई ई इक्वल टू, ये स्केलर चीज़ है पूरी चीज़, तो ये कितना आ जाएगा ई, और इसको मैं ई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यानी इस कॉस थीटा को मैंने ई के साथ रख दिया। और ऐसा हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, 2 गुणा 1 लिखो, यहाँ पे 1 गुणा 2 लिखो, एक ही बात तो हुई, ठीक है। आप 1 गुणा 2 गुणा 3 करो, या फिर इन दोनों का पहले करो, इसका बाद में करो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ स्केलर है, मैं टू ले रखा है तब मैं स्केलर बोल रहा हूँ, ठीक। तो दिस इज ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा क्या है बताओ जरा। देखो फिर अगेन ऐसे समझेंगे, तो उसके मुझे जगह चाहिए, तो जगह कहाँ चाहिए, इधर ले लूँ मैं। देखो ई कॉस थीटा क्या है, डिफाइन करो। देखो इस पॉइंट पर ई कैसे है, इन दिस डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर कैसे है भाई, ऐसे है, साफ साफ दिख रहा है। ये एंगल कितना है भाई, थीटा है। अब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ, तो कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज ई कॉस थीटा, और ये कैसे आ जाएगा तेरे को, दिस वन इज ई साइन थीटा। तो सिंपल मैंने क्या बनाया है, पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल आएगा ऊपर भी,
ये पैरेललोग्राम बनाया, तो दिस इज ई कॉस थीटा एंड दिस वन इज ई साइन थीटा। अब ध्यान देना, यहां पर सरफेस ऐसे रखी हुई है, ये आप देख पा रहे हो, दिस इज अवर सरफेस, ये सरफेस ये वाली है, कौन सी वाली कहाँ गई हो, ये सरफेस ऐसे है, और जो ई कॉस थीटा है वो कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी जो ई कॉस थीटा है वो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ई कॉस थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दिस ई कॉस थीटा ये मेरे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ ई परपेंडिकुलर टू ए का मतलब सरफेस एरिया से है, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू, पहले ये लिख दूं मैं, एरिया और इनटू कितना आ जाएगा, ये वाली चीज, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी इसको उठा के आपको यहां पर रखना है। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एमसीक्यू में क्या दिया होगा, ये बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और पहला ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। अब आपने अगर रटा है तो आप पहला देखोगे, खुश हो जाओगे, टिक कर दोगे, लेकिन चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर कौन सा सही होगा, पहला वाला है चौथा वाला, चौथा वाला। तो यहां से क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, ठीक है बात, ओके। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहां पर एक चीज हमने ली थी कि हमारा फील्ड यूनिफॉर्म था, हमारा जो सरफेस था वो वेल डिफाइन था, एकदम मैंने रेक्टेंगुलर शेप का सरफेस लिया था। लेकिन प्रकृति में चीजें ऐसी थोड़ा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह हर तरफ यूनिफॉर्म थोड़ा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मिलता है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और हमारा जो सरफेस है वो भी रेगुलर ना हो, कोई भी एक अनाप शनाप सरफेस हमको दे दी जाए, तो हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे उस सरफेस से पास होने वाला। अब ये क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा। तो हिंट डालो क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकती है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। हेडिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकती है। अब उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास करेगा, और ये भी ध्यान देना, जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सिंपल फील्ड, ओके। सबसे पहले मैं यहां पर एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड डिफाइन कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कोई भी ऐसे बना दो यूं करके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है भाई नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर समय यानी हर जगह पर जो क्लोजनेस है वो सेम नहीं है, तो फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में मैं क्या कर रहा हूं, ओके, लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे, मतलब एरो बनाना पड़ेगा, ओके। इस फील्ड में मैं इस तरह से सरफेस रख रहा हूं, कोई भी एक रैंडम सरफेस, ओके। लेट अस से इस सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, ए है, ओके, ये मान के चले हम। अब हमें ये बताना है कि भाई इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, कैसे निकालेंगे। अब ये निकालने के लिए हम थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट की होता है, टूल होता है, उस टूल का यूज करेंगे। मैथमेटिक्स क्या कहती है कि जब भी हमारे पास इस तरह से इनरेगुलर शेप हो, यानी ऐसे कोई अनाप शनाप शेप हमको दे दिया, तो एक काम करो, इस पूरी सरफेस को छोटे 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 एलिमेंट में डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब लेक्चर की शुरुआत में आपको एक बॉल दिखाई थी, या तो मैं क्या करूं, इस पूरी सरफेस को होल ले लूं, या फिर मैं क्या बोलूं, ये जो सरफेस है वो छोटे 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 ये हेक्सागन जो यहां पर बने हुए हैं, बेंजीन टाइप की जो आकृतियां बनी हुई हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। कहने के दो तरीके हैं,
या तो मैं ये बोलूं कि ये पूरी सरफेस क्या है, एक है, या फिर मैं ये बोलूं कि जब ये छोटे छोटे हेक्सागन मिले तो उन्होंने क्या बनाया, ये बॉल बनाई या पूरा ये स्फेरिकल सरफेस बनाया। और जो कहने का दूसरा वाला तरीका है वो हमारे लिए क्या होने वाला है, अभी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये पूरी सरफेस छोटे 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 एरिया से मिलकर बनी हुई है, और इन छोटे छोटे एरिया को हम बोलते हैं क्या, एरिया एलिमेंट। यानी एक छोटा एरिया यहाँ पर, एक 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 यहाँ, 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 और सारे कंबाइन हुए और उन्हें क्या बना दी, ये सरफेस बना दी। अब उन सारे एरिया एलिमेंट को ड्रॉ नहीं करूंगा मैं उनमें सिर्फ एक ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सी वाली, ये वाली। मैंने यहां पर क्या कर दिया, इस तरह से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ड्रॉ कर दिया, और ऐसे ही यहां पर बहुत सारे हैं और वो सब ऐसा आपस में जुड़े, उसने ये सरफेस एरिया बनाया। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से ये फायदा हुआ, जो सरफेस अभी तक प्लेन नहीं थी, ऐसे कर्व भी थी, ऐसे ऊपर नीचे भी थी, लेकिन अगर मैं इसमें छोटा सा एरिया चूज करता हूं, ये वाला, सो वी कैन ट्रीट दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट एज ए प्लेन सरफेस। जैसे देखो, ये पूरी सरफेस कर्व है, साफ साफ कर्व है, लेकिन अगर मैं इस पूरी सरफेस में से एक छोटे से इसको निकालूं, इस वाले को, ये जो हरा हरा दिख रहा है, नीला दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको निकालूं तो ये अप्रोक्सीमेटली कैसा है, प्लेन है या नहीं है, एक प्लेन शीट की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आंसर जी कर रहा है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और इसको छोटा कर दूं तो जो प्लेन इस होने की संभावना है और बढ़ जाएगी, इसको मैं और छोटा कर दूं तो प्लेन होने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो मान के चलो ये बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है, इसको यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा तो कैसा होगा, ये प्लेन होगा, कर्व नहीं होगा। तो यहां पर जो ये मेरे पास एरिया एलिमेंट है, ये वाला, दिस एरिया एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज प्लेन एरिया, जैसे कि यहां पर बनाए थे हमने, जैसे कि ये एरिया है, प्लेन है, तो उस तरीके से मैं इस छोटे से एरिया एलिमेंट को एक प्लेन एरिया की तरह ले सकता हूं। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये बहुत छोटा सा एरिया एलिमेंट है तो दिस एरिया एलिमेंट इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए है। जो डेल्टा ए है मेरे पास वो क्या है, एरिया ऑफ एरिया एलिमेंट, एरिया ऑफ एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट। अब इस एरिया एलिमेंट का कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर होगा, और वो कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। अब अगर ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, तो वेक्टर कैसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, नहीं आएगा, तो दिस इज डी ए वेक्टर, ये डी ए वेक्टर निकल के आया। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहता हूँ तो कैसे डिफाइन करूंगा, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी टेंजेंशियल टू द, कैसे टेंजेंट होगा, इस कर्व पे टेंजेंट, या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट, यानी कैसे, ऐसे, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E and this is angle between E and A. तो at this point electric field passing through this area element, electric field नहीं, electric flux passing through DA, DA का मतलब एरिया एलिमेंट की बात हो रही है, और DA इज ए प्लेन एरिया, तो कितना आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, ए की जगह सिंपल क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी ए नहीं बोलेंगे, डेल्टा ए बोलेंगे, ए इंटू डेल्टा ए, और इंटू क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा विल बी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट। ओके, लेकिन मुझे निकालना क्या है, पूरी सरफेस से, तो क्या करूंगा, सबसे निकालूंगा एक एक करके, और सबको लास्ट में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये तो हमारे पास क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। तो इसको मैं यहां पर फिजिकली नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली करने के लिए तो सिंपल क्या करेंगे हम, फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, होल सरफेस, लेट अस से दिस इज 5, तो 5 विल बी इक्वल टू सारे एरिया एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक एरिया एलिमेंट से इतना निकल रहा है, तो एक से कितना निकल रहा है, ए डेल्टा ए कॉस थीटा निकल रहा है, तो सारा से कितना निकल जाएगा, क्या कर दूंगा, समेशन। मैथमेटिकली करेंगे, ठीक है, फिजिकली नहीं करेंगे। ओके, मैथ्स का बेहतरीन यूज, क्या लगा दिया मैंने, समेशन लगा दिया। और समेशन क्या दिखा रहा है कि जितने भी यहाँ पर एरिया एलिमेंट थे उन सब से निकलने वाले फ्लक्स को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो ये जो समेशन है किसके ऊपर है, ऑल डेल्टा ए, जितने भी डेल्टा ए है उन सबको मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर ऐड कर रखा है, और जो फ्लक्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू
दिस सरफेस। ओके, ये बात समझ में आई आपको। अभी आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, इसमें और चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिखता हूँ, ई डॉट डी ए लिख सकता हूँ। ठीक, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू समेशन ओवर ऑल डी एज, और ये क्या आ जाएगा, ई डॉट, मैं डी डी बोल रहा हूँ इसको, ये होता क्या है लेकिन डेल्टा बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, डेल्टा ए, इस तरह से। अब देखो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराते हैं। अब अगर मैं ये बोलूँ ना कि जो मैंने यहाँ पर जो डी ए एरिया एलिमेंट ले रखा है ये बहुत छोटा है, कितना छोटा है, इफ डी ए, फिर मैं डी ए बोल रहा हूँ, डी ए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा ए बोलेंगे। इफ डेल्टा ए इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल, कितना वेरी वेरी, इतना वेरी वेरी भाई कि दिस डी ए टेंस टू जीरो, डी ए नहीं, डेल्टा ए टेंस टू जीरो, यानी जो डेल्टा ए है या फिर इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया है वो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, और तब हम इस डेल्टा ए को रिप्लेस कर दें किससे, डी ए से। तभी मेरे मन में वो बार बार आ रहा था कि भाई डेल्टा ए को इस कंडीशन के लिए किससे रिप्लेस कर देते हैं, डी ए से, और जो मेरे पास समेशन का साइन होता है, सिग्मा होता है, इसको रिप्लेस कर दे किससे, इंटीग्रेशन से, किससे, इंटीग्रेशन से। नाउ दिस फॉर्मूला, और ये फाई ई होगा, ध्यान रखना। नाउ दिस फॉर्मूला विल बी मॉडिफाइड एज फाई ई इज इक्वल टू, इससे जो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और ये कितना आ जाएगा, ई डॉट डी ए। तो दिस इज फॉर्मूला व्हेन माई दिस डेल्टा ए इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस डेल्टा ए चेंज इनटू डी ए, यानी इसको मैं डी ए लिख सकता हूँ। ओके, बस सिंबल की बात है। तो क्या है, और सिग्मा किससे चेंज हो जाएगा, समेशन से। लेकिन समेशन, सॉरी समेशन बोलो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोलो, समेशन बोलो, दोनों का मतलब होता क्या है, एडिशन से ही होता है, इन्हें सबका करना है, ऐड ही करना है हमको। ठीक, तो दिस इज माई फॉर्मूला, और ये वेल नोन फॉर्मूला होता है, इसको लोग ज़्यादा जानते हैं, तो इसको ऐसे स्टार लगा दो ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर थी कि ये जो सरफेस है ना, क्या सरफेस है, ओपन सरफेस है, तो जो इंटीग्रेशन होगा तो ये किस में होगा, ओपन सरफेस के लिए होगा, किसके लिए, ओपन सरफेस के लिए। ठीक, नाउ अगर मेरा सरफेस कैसा हो, क्लोज सरफेस हो, कहने का मतलब जैसे फुटबॉल वाला केस है, ये फुटबॉल है, अब इस फुटबॉल से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इसके अंदर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकल रही है, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, अगर ये निकालना हो तो ओपन इंटीग्रेशन से काम नहीं चलेगा, तो कौन सा इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे इंटीग्रेशन होता है, बस जो कहने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो इफ सरफेस इज क्लोज्ड, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब जो पूरी तरह क्लोज हो, ये क्या है, एक क्लोज सरफेस है। अगर मैं किसी कटोरे को ऐसे उल्टा रख देता हूँ वो भी एक क्लोज सरफेस है। एक मेरे पास बर्थडे की टोपी है और उसको मैं ऐसे किसी एक सरफेस पर रख देता हूँ उल्टा करके, यूँ करके, उल्टा करके, तो वो भी क्या है, एक क्लोज सरफेस है। लेकिन अगर ऐसे रखता हूँ, देखो ये बर्थडे की टोपी है यूँ करके, अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है और ऐसा टेबल पर रखा हुआ है तो दिस इज क्लोज, लेकिन अगर ऐसे रख दिया तो नाउ इट इज नॉट क्लोज, इट इज ओपन। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस। ठीक, तो अगर क्लोज सरफेस होगा तो यहाँ से मेरे पास फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस, ये मैंने अंडा लगा रखा है, ये अंडा इसको दिखा रहा है, क्लोज को दिखा रहा है, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये ई डॉट डी ए आ जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए ओपन सरफेस। ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात हुई ये, लेकिन ये किसके लिए होगा, व्हेन डेल्टा ए इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल, ये किसके लिए होगा, व्हेन डेल्टा ए इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, क्लियर बात। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, एक बहुत ही हमने यहाँ पर गहरा अध्ययन किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और मतलब सब चीज़ पढ़ डाला है, जो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इस बारे में, और कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है इस बारे में। अभी इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी बची हुई है, जो आने वाले लेक्चर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गॉस लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, क्यों एप्लीकेबल होता है, गॉस लॉ की क्या खासियत होती है,
ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप लिख के ले लो। इस थ्योरम से या फिर ये दो 3-4 लेक्चर चल रहे हैं, आज का लेक्चर, कल का, परसों का, नरसों का, एक हफ्ते जो लेक्चर चलेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर देख लेना, मतलब आएगा ही आएगा, 100% बात है, मतलब 100% श्योर है। ओके, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो क्या था, आने वाले लेक्चर का क्या था, एक बेस था। अगर ये बेस आपका क्लियर है ना, आगे वाले लेक्चर ऐसे क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।